हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति और आज इस सेशन में, इस गाइडेंस सेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूं। आप सभी बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड 2024-25 में कक्षा 12वीं का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिग अनाउंसमेंट है कि आप लोगों का सिलेबस जो है अपडेट हो चुका है और बहुत सारी चीजें आप लोगों के सिलेबस से हटाई जा चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का सिलेबस से 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है और क्या चेंजेस नए आए हैं वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहेंगे इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक। फटाफट से इस वीडियो की लिंक अपने सभी बस दोस्तों को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, जो बच्चे नए हैं बेल आइकॉन हिट जरूर करेंगे। और शुरू करते हैं आज का हमारा ये गाइडेंस सेशन, बिग अनाउंसमेंट अबाउट सिलेबस 2024-25 कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के लिए। उससे पहले एक और बिग अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी बच्चे हैं डाउटनट साइंस क्लासेस के इस चैनल पर। ये प्लेटफॉर्म आप सभी बच्चों के लिए जो है सभी विषयों की जो यहाँ पर तैयारी है वो आप लोगों के लिए लेकर हम वीडियोस लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक नया चेंजेस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि डाउटनट साइंस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती है बायोलॉजी की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, अब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट की भी क्लासेस दी जाएंगी। तो बहुत खुशी की बात, एक नया अनाउंसमेंट इस चैनल से संबंधित आप सभी बच्चों को मैं दे रही हूं, इंग्लिश की क्लासेस। जी हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लासेस। बहुत सारे बच्चों का ये इशू होता है कि मैम इंग्लिश की भी क्लासेस अगर हमको मिल जाए इस प्लेटफॉर्म पर तो बहुत हेल्प हो जाएगी। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हम इंग्लिश के लेक्चर्स भी लेकर आ रहे हैं और ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेने वाली है पूजा मैम। बिल्कुल आप मंडे की क्लासेस में 1 अप्रैल से जो आप लोगों की क्लासेस होने जा रही है वहां पर आप अपनी पूजा मैम इंग्लिश की नई टीचर से आप मिलेंगे। और जो नया टाइम टेबल 1 अप्रैल से आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसका टाइम टेबल मैं आप लोगों को अनाउंस करने वाली हूं सिलेबस के अनाउंसमेंट के साथ साथ। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने यहां पर स्क्रीन पर डाउटनट साइंस क्लासेस पर जो लाइव क्लासेस, देखना भाई, याद रखना, गौर करना इस बात पर, सभी विषयों की आप लोगों को लाइव क्लासेस यहां पर दी जा रही है। तो लाइव क्लासेस का नया टाइम टेबल जिसमें रेगुलर आप लोगों की क्लासेस होगी। आप बच्चों की डिमांड पर ही ये रेगुलर क्लासेस हम लेकर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 बजे शाम बायोलॉजी की क्लासेस होगी। सोमवार से लेकर के शनिवार तक रेगुलर आप सभी बच्चों की स्पेशल डिमांड पर आपकी अंजलि मैम डाउटनट साइंस क्लासेस के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी की क्लासेस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रोज भाई रोज आपको मिलेगी क्लासेस। इसके बाद 7 बजे, 6 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास के बाद 7 बजे आपकी इंग्लिश और केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी अल्टरनेट डेज में। आप देख सकते हैं यहां पर कि सोमवार को आपको मिलेगी इंग्लिश की क्लास, बुधवार को भी आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे भी आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी। पूजा मैम, इंग्लिश वाली पूजा मैम के द्वारा आपको यहां पर क्लासेस मिलेगी। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। और इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहां पर कि केमिस्ट्री के लिए आपको यहां पर नया टाइम टेबल अनाउंस किया जा रहा है। शाम 7 बजे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे आपकी प्यारी पूनम मैम जो है आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस लिया करेंगी अल्टरनेट डेज में शाम 7 बजे। और आपकी मैम, प्यारी मैम इला क्रांति जो आपके सामने यहाँ पर है, तो ये फिजिक्स की क्लासेस जो है आप लोगों की 8 बजे रेगुलर होने वाली है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक के रेगुलर होने वाली है। तो बिल्कुल आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से जो है एक्साइटमेंट के साथ, प्रिपरेशन के साथ रेडी रहना है, प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करना है। टाइम टेबल का चाहो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के सभी दोस्तों को आप लोगों को शेयर कर देना है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं यहां पर आपके नए सिलेबस के 2024-25 के भौतिक विज्ञान के सिलेबस की। तो भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के लिए आपका जो सिलेबस है इसमें आपके 2 खंड है, खंड क और खंड ख। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को जो फिजिक्स की 2 बुक्स होती है, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है। आप देख सकते हैं कि जो आपका पार्ट 1 है, पहला खंड जो है, वहां से आपका जो है टोटल 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स आपका
थ्योरेटिकल एग्जाम जो होगा, जिसमें से 35 नंबर जो है आपके पहले भाग से और अगला 35 नंबर जो है आपके भौतिक विज्ञान की पार्ट 2 की पुस्तक के दूसरे भाग से आपको पूछा जाता है। और किस तरह से यहाँ पर अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप देख सकते हैं। बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसकी प्रॉपर जानकारी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही तरीके से जो है पढ़ाई कर सके, तैयारी कर सके। आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला पार्ट है यहाँ पर आपका जो पहला यूनिट है स्थिर विद्युतिकी, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स है और ये 8 नंबर का आपका वेटेज रखता है। काफी सारे सिलेबस इसमें कम हुए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धारा विद्युत का आप अंक देख सकते हो कि 7 नंबर, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण, और थोड़ा समय लेकर हम इसको पढ़ेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला अध्याय धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। बेटा ये आपका चौथा और 5वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय ये, और इसमें से भी आपको 8 नंबर के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये भी अच्छे खासे समय लेकर किए जाने वाले चैप्टर है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आखिरी के चैप्टर्स आपके लगभग काफी छोटे होंगे, तो उसमें ज्यादा समय हमको नहीं लगेगा। शुरुआत के चैप्टर्स में हमको काफी समय लगने वाला है, तो आराम से ध्यान रखकर पढ़ाई करेंगे, किसी भी प्रकार से आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। इसके बाद अगला यूनिट जो है आप लोगों का विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, ये आपका 6ठा और 7वां अध्याय भौतिक विज्ञान का, जो 8 नंबर का जो है वेटेज रखता है आप लोगों की परीक्षा में। और इसके बाद 5वां यूनिट यानी कि 8वां अध्याय है विद्युत चुंबकीय तरंग, जो यहां पर आपका जो है 4 नंबर का वेटेज रखता है। छोटा चैप्टर है, इसे ज्यादातर जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, और इसका सिलेबस भी काफी कम है और काफी कम दिन में कवर हो जाने वाला चैप्टर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले भाग में, अगले खंड में। तो अगले खंड के आप देख सकते हैं 4 यूनिट्स हैं, और यहां पर ये 4 यूनिट्स जो हैं 9 से 14 अध्याय में जो है यहां पर डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से आपका प्रकाश की जो पहला यूनिट है ये आपके बुक में 9वां अध्याय किरण प्रकाश की, और 10वां अध्याय तरंग प्रकाश की के नाम से है। 2 पार्ट हैं इसके, और इसके जो दोनों पार्ट है ये काफी ज्यादा, देखो भाई सबसे ज्यादा प्रश्न आपको इस अध्याय से मिलते हैं और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलते हैं। अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो पूरा सिलेबस अगर आप लोगों का है तो एनसीईआरटी बेस्ड ही कंप्लीट सिलेबस आपके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, और ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के बच्चों को पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बताना चाहूंगी कि अच्छे से क्लास के साथ साथ आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और बात करूंगी अगर मैं बिहार बोर्ड के बच्चों की, तो बिहार बोर्ड के बच्चों का कंप्लीट सिलेबस है, उनका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, पर कोई चिंता की बात नहीं है। सारा कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर डाउटनेट साइंस क्लासेस इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, तो द्रव्य तथा द्रव्य विकिरण की द्वैत प्रकृति के नाम से आपका ये चैप्टर 6 नंबर का वेटेज रखता है। छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और काफी सरल अध्याय है। और ये सारे चैप्टर्स आपके जो है आधुनिक विज्ञान मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आपके आते हैं। और अगला अध्याय जो है आपका परमाणु तथा नाभिक जो है ये आपका तीसरा यूनिट है सेकेंड बुक का, जो आपके अध्याय 12 और 13 में कवर होता है। और इन दोनों अध्याय को मिला करके, मतलब हर एक अध्याय से 4 नंबर का प्रश्न और दोनों अध्याय को मिला करके 8 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे आपके 14वें अध्याय इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की, तो यहां से आपका 8 नंबर का सवाल, और यहां पर आपके काफी सारे सिलेबस हटे भी हैं और पिछले सत्र के कंपेयर में जो पहले के सिलेबस में से कुछ ऐड भी हुए हैं, तो उस पर भी हम फटाफट से चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे और डिटेल में यहां पर हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जब हम यहां पर डिटेल्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्थिर विद्युत की, जिसमें आपका पहला और दूसरा अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और विभव तथा विभवांतर और संधारित्र अध्याय आपका जो है इस यूनिट में कवर होता है। तो देखो बेटा, वैसे आप फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस जो है, सिलेबस आप लोगों के लिए जो है पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि काफी चीजें आपको पता ना हो, पर नाम आप लोगों को समझ जाना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप जब धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, जब सिलेबस में आगे बढ़ते जाओगे, चैप्टर्स जब आप कवर करते जाओगे, तब आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते जाओगे। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस पर बने रहना है शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो में, और वीडियो की लिंक दोस्तों को जरूर शेयर करना है। और यहां पर आप देखेंगे कि बेटा आपके स्थिर विद्युत की चैप्टर में जो आपका पहला यूनिट है, पहला यूनिट का जो पहला अध्याय विद्युत आवेश
आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, उनके बीच बल जो हम ज्ञात करते हैं, बहुल आवेशों के बीच बल ज्ञात करते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत, सतत आवेश वितरण जैसा था वैसा एज इट इज है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस की मैं बात करूंगी लेकिन फटाफट से पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, डेरिवेशन जरूर आप लोगों को करना, ये सिलेबस से हटा नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहां पर देख रहे हैं, गॉस के नियम की थ्योरी, और यहां पर जब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर का जो हिस्सा है वो आप लोगों का सिलेबस से कट हो गया है, हट गया है। गॉस का नियम, इसकी थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आपको जो है इसके केवल 2 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। एक तो आपका ये पहला अनुप्रयोग है, ये आपका क्या है, दूसरा अनुप्रयोग है, ठीक है। एक सीधे तार के कारण, एक अनंत लंबाई की चादर के कारण हम लोगों को जो है गॉस के नियम के आधार पर विद्युत फ्लक्स का, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम लोगों को करनी होती है जो है। और इसके बाद इसका जो तीसरा अनुप्रयोग था गोलीय चालक का, वो पूरा आपका हट चुका है, उसका डेरिवेशन भी हट चुका है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहां से आपका जो है अध्याय नंबर 2 शुरू हो जाता है। इसमें आपका विद्युत विभव, विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण विभव, द्विध्रुव आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ जो काफी महत्वपूर्ण है, 2 बिंदु आवेशों के निकाय तथा विद्युत द्विध्रुव, स्थिर विद्युत की स्थिति ऊर्जा, चालक विद्युत ध्रुव की, सब कुछ पहले भी आप लोगों के सिलेबस में था, अब भी है। और यहां पर परावैद्युत पदार्थ के बारे में, ध्रुवण के बारे में, संधारित्र जो काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, कई बुक में अलग अध्याय में आपको मिलेंगे, जैसे कि अगर यूपी बोर्ड के बच्चे कुमार मित्तल की बुक प्रेफर कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अध्याय में मिलेगा। यहां पर जो आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो है ऊर्जा मतलब संधारित्र की ऊर्जा से संबंधित एक डेरिवेशन हुआ करता था, वो डेरिवेशन आपका हट चुका है, बाकी सारा कुछ एज इट इज यहां पर है, ठीक है। इसके बाद हम अगले यूनिट यानी कि तीसरे अध्याय धारा विद्युत की यहां पर हम बात करेंगे। तो धारा विद्युत में विद्युत धारा का बेसिक्स और विद्युत धारा में मतलब विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित होती है और उसका अपवाह वेग सारा कुछ है, ओम का नियम भी है, ठीक है। ओम के नियम में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता सब कुछ है। हटा क्या है यहां से, तो हटा है बेटा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जो संयोजन है वो आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिलेबस से हट चुका है। और इसके बाद हम विद्युत से यहां से बात करेंगे विद्युत ऊर्जा और शक्ति की। तो विद्युत ऊर्जा और शक्ति आपके सिलेबस में रहेगा। और यहां पर जो है किरचॉफ का नियम, सेलों का संयोजन है, यहां पर आपका सेलों का, विद्युत सेल के बारे में आप पढ़ोगे, उसके श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन के बारे में भी आप पढ़ोगे। और इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं किसकी, व्हीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु की हम बात करते हैं, विभव मापी की हम बात करते हैं। और विभव मापी जो है 3 तरह से, किस तरह से इसकी तुलना करके हम यहां पर मान विभवांतर का ज्ञात करते हैं, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है, ठीक है। सो क्या हटा है ये मैंने आपको बता दिया है और वापस से हटा हुआ सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगी जो आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज की क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं आगे अगले यूनिट पर, और अगला यूनिट आपका है यूनिट 3 और अध्याय 4 और 5 आपका ये कवर होता है। और यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्टेट का प्रयोग, बायो-सैवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम, और अनंत लंबाई के कारण सीधा तार, वृत्ताकार कुंडली में इसका अनुप्रयोग। और ये सारी चीजें यहां पर है जो पहले भी सिलेबस में हुआ करती थी। हटा क्या है यहां पर, तो यहां पर एम्पियर का जो अनुप्रयोग है, सोलेनॉइड परिनालिका का जो यहां पर एक डेरिवेशन हुआ करता था आप लोगों का, वो परिनालिका का डेरिवेशन हट चुका है। उसका फॉर्मूला आपका होगा बी चुंबकीय क्षेत्र के लिए म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला आपका रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका डेरिवेशन आपको पूछा नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों के बहुत सारे डेरिवेशंस हटा दिए गए हैं और आप लोगों का लोड काफी कम कर दिया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस किया गया है तो
बिल्कुल प्रश्न आप लोगों के तगड़े होने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न जो है फिजिक्स के एप्लीकेशन बेस्ड होने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर रखना होगा। तो थोड़ा एग्जाम तो जरूर टफ होगा, मैं अपने जो है एक्सपीरियंस के अनुसार अनुमानित कर रही हूं कि आप लोगों का एग्जाम जो है जरूर एक अच्छे लेवल का होगा, जहां पर प्रश्न अच्छे लेवल के होंगे। तो पढ़ाई आप लोगों को बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से करनी है, ठीक है। अब यहां से और क्या हटा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसके बाद जो 5वां अध्याय है यहाँ पे छड़ चुंबक वगैरह के बारे में है, काफी सारी चीजें। अच्छा, यहां से एक चीज है जो और हटी है, जो आप यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी थ्योरी तो आप पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव की, लेकिन यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण यहां पर जो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन का एक डेरिवेशन हुआ करता था, जैसा कि आप लोग पहले अध्याय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप कैलकुलेट करते थे, वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो एक डेरिवेशन हुआ करता था, ये डेरिवेशन आपका पूरा हट गया है, नो डेरिवेशन, ठीक है। तो यहां पर इसका डेरिवेशन आपका हट गया है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी जगह से आपका डेरिवेशन हटा हुआ है, जो आपको नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है। और इसके बाद बाकी थ्योरीज तो है, बिल्कुल है। और यहां से बस अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस से हट चुकी है और आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है। हाँ, यहां पर जो 2023-24 के बच्चे थे उनके लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं हुआ करता था, पर पहले ये सिलेबस में था, जो वापस से आ गया है। और आपका अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये आपका कंप्लीटली हट चुका है। इसके बाद हम अगले अध्याय की बात करते हैं, अगले यूनिट की बात करते हैं, आपका 6वां और 7वां अध्याय। तो चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराओं में जो है आपको यहाँ पर जो है फैराडे का नियम और ईएमएफ धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, सारा कुछ आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर आपका प्रत्यावर्ती धारा यहां से शुरू हो जाता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो 6वां अध्याय है, तो 6वां अध्याय विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपका एसी जनित्र और ट्रांसफार्मर का सिलेबस हुआ करता था, जिसको 7वें अध्याय में रख दिया गया है। और ये अच्छी बात भी है, वैसे हम टीचर्स भी, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं आपको जो है 7वें अध्याय के बाद ही इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाती थी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप तभी पकड़ पाओगे जब आप ये पूरा अध्याय पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहां का सिलेबस उठा करके नीचे 7वें अध्याय के बाद कर दिया गया है, तो ये मत समझना कि नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। ट्रांसफार्मर और एसी जनित्र दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी जनित्र कक्षा 10वीं में हुआ करता था, जिसको हटा करके यहां पर जो है आपके 12वीं के सिलेबस में जो है परमानेंटली फिक्स कर दिया गया है। तो बिल्कुल इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो विद्युत परिपथ है, आरएलसी सर्किट, एलसी दोलन सर्किट, ये सारा कुछ जैसा हुआ करता था वैसा एज इट इज है। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करेंगे तो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। इसमें आपको विद्युत चुंबकीय तरंग और इसके स्पेक्ट्रम के बारे में और इनके जितने भी उपयोग है सारे स्पेक्ट्रम्स के, सिंपली बस उतना ही पढ़ना है। बहुत छोटा और आसान सा चैप्टर, 4 नंबर का है, वेटेज इसका ज्यादा है भी नहीं और बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो, ये आपका तो पहला खंड पूरा हो चुका है। दूसरे खंड की हम बात करेंगे तो प्रकाशिकी में आपका जो है किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय, 13 नंबर का वेटेज जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें से आपके कक्षा 10वीं में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, दर्पण के बारे में, जो आपके 12th के सिलेबस में भी हुआ करता था, दर्पण सूत्र हुआ करता, ये सारा कुछ हट चुका है। सीधा सीधा आपको जो है ये किरण प्रकाशिकी का अध्याय जो है प्रकाश के परावर्तन से अब शुरू करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आता था। और वैसे अब देखा जाए तो जो भी सिलेबस में चेंजेस या अपडेट हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते थे, वो सिलेबस आपके रखे गए हैं। और जो नहीं आया करते थे या जो रिपीट आप पढ़ते हैं 10वीं में भी और 12वीं में भी जिसको आप पढ़ते हैं, वो हटा दिया गया है। सिंपल है कहानी, जो भी पढ़ना है 10वीं और 12वीं में मिलाकर, वैसे तो देखा जाए सब कुछ पढ़ना ही है आपको। और जो बाकी कुछ टॉपिक्स और जो हट चुके हैं उसको आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पढ़ने होंगे, ठीक है। तो पढ़ना तो है कहीं ना कहीं, पर कोई बात नहीं, हमको फोकस करके पढ़ना है कि किस एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं और वहां पर कौन सी चीज हमको तैयार करनी है। तो यहां पर प्रकाश के अपवर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके अनुप्रयोग, लेंस मेकर सूत्र, पतले लेंसों का सूत्र, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन
और लेंस की शक्ति, आवर्धन, पतले लेंसों का संयोजन, लेंस तथा दर्पण का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो ये सारा कुछ आपका है और यहाँ पर जो है काफी सारी चीजें जो आपके 10th के सिलेबस की 12th में भी रिपीट आपको पढ़ना होता था, वो सारा कुछ आपका वर्ण विक्षेपण वगैरह वाला जो टॉपिक है, वातावरण वाला, वायुमंडल वाला, वो सारा कुछ यहाँ से हट चुका है। और इसके बाद हम जो है किरण प्रकाशिकी के ही नेक्स्ट पार्ट प्रकाशिक यंत्र की बात करें तो मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना, समंजन क्षमता, लेंसों द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन और जितने भी दृष्टि दोष है, ये सारा टॉपिक आपका है सिलेबस में, बहुत ही महत्वपूर्ण। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और इसके जितने भी प्रकार है ये भी आपके सिलेबस में है। और इसके बाद जो अगला है ये तरंग प्रकाशिकी का आपका हिस्सा 10वां अध्याय जो है आपका, यहाँ पर तरंगाग्र, हाइगेंस का सिद्धांत, जो काफी महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 नंबर का आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस में कवर कर रहा है। और बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पर है एज इट इज। यंग का डबल स्लिट प्रयोग, व्यतिकरण और आपका जो है विवर्तन और आपका एकल झिल्ली के कारण जो विवर्तन है ये आपका है। हटा क्या है यहाँ से, तो ध्रुवण और ब्रूस्टर का नियम, ये कुछ टॉपिक्स जो है आपके सिलेबस से हट चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ध्रुवण ब्रूस्टर का नियम क्या क्या हटा है वो उसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं तो अच्छा है। इसके बाद सेकंड पार्ट के अगले यूनिट की मैं बात करूंगी जो आपका 11वां अध्याय है, यहाँ पर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो यहां पर जो है आपका आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण और जो है द्रव्य तरंगे, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ये आपके सिलेबस में है। परमाणु तथा नाभिक, मॉडर्न फिजिक्स की हम बात करेंगे तो यहां पर भी काफी सारी चीजें आपकी हटी है, जिसमें से आपका जो है बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जो आपका यहाँ पर हट चुका है। सीधा सीधा आपको जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, ये सारी चीजें, समस्थानिक के बारे में, संभारिक के बारे में, नाभिकों की संरचना, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विघटन और संलयन के बारे में आपको पढ़ना है। नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा और कुछ ऐसे टॉपिक्स थे यहाँ पर जो आपके यहाँ पर हट चुके हैं, जहां पर आपको कैलकुलेशंस करने होते थे काफी सारे बंधन ऊर्जा से संबंधित, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर हट चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि वो टॉपिक्स आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी अध्याय 14वां अध्याय, बाकी एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी, एमपी, सीजी, राजस्थान सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों को जो है इसके बाद 15वां अध्याय भी पढ़ना होता है, संचार व्यवस्था। लेकिन बाकी जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही बाकी स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, बाकी बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं वहां पर फॉलो किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां चैप्टर, जिसमें आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक का डायोड और इसके कारण जो आप लोगों का जो है बाइसिंग जो होती है, अग्रदिशिक, पश्चदिशिक, इसके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपका जेना डायोड का जो टॉपिक हुआ करता था वो आपका हट चुका है और यहाँ पर एलईडी के बारे में, फोटो डायोड के बारे में, सौर सेल, ये सारा कुछ आपका है। और ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर ऐड किया जा चुका है, जो आपके पहले सीनियर बच्चे हैं, आपके 1 साल पहले वाले बच्चे, उन्होंने ये ट्रांजिस्टर टॉपिक नहीं पढ़ा था, लेकिन आप सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ना है। लॉजिक गेट्स भी पढ़ना है, ट्रांजिस्टर के बारे में और बाकी सारी चीजें पढ़नी है। पर हाँ, यहाँ से कुछ डेरिवेशंस काफी सारे हट चुके हैं, पर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपको पढ़ना है और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपको प्रैक्टिकल में करने हैं। तो थ्योरी हटा करके प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक एग्जाम जो आपका होगा वहां पर सारा कुछ ऐड किया जा चुका है। तो फटाफट से जो अधिकतम 30 नंबर का जो प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी होती है उसका एक छोटा ग्लिम्स हम देख लेंगे। आप लोगों का ये जो प्रयोगात्मक परीक्षा जो होती है इसका डिफरेंट बेस पे मूल्यांकन किया जाता है कि किस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, कितना अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, कितने अच्छे से आप जो है प्रयोग का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर रहे हो, सारी चीजों का मूल्यांकन करके आप कितना अच्छा से कैलकुलेशन, रीडिंग सब कुछ निकाल रहे हो, उस पर बेस्ड आप लोगों का ये 30 मार्क्स होता है। तो इस पर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जो टॉपिक्स आप लोगों के काफी सारे ऐसे थ्योरी से हट चुके हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स में ऐड कर दिए गए हैं, तो उनको भी आप लोगों को करना होता है। ये आपके स्कूल्स में कराया जाएगा, तो हर स्कूल का अपना ये होता है, तो इस पर मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगी। बट हाँ, आपके नॉलेज के लिए मैं जरूर ये स्लाइड्स लेकर के आई हूं ताकि
कॉपी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। और जो यहाँ से हट चुके हैं उसके बारे में भी बताया जा चुका है। तो ये वाला पार्ट जो है आप लोगों का, ये वाला पार्ट जो है हटा हुआ सिलेबस है, ये 30% सिलेबस जो कम किया गया है, कौन कौन से टॉपिक हटाए जा चुके हैं, इस पर हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको याद रखना है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार फटाफट से फिर से देख सकते हैं कि जो पहला अध्याय था आपका गोलीय चालक गोलीय कोष, जो आपका गॉस के अनुप्रयोग का तीसरा अनुप्रयोग जहां पर था वो हट चुका है। और यहां पर देख सकते हैं आप धारा विद्युत अध्याय में कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड और यहां पर प्रतिरोधकों का श्रेणी और पार्श्वक्रम संयोजन जो आप ऑलरेडी 10वीं में पढ़ चुके होते हो वो भी हटा दिया गया है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं भाई, तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का आपको। और बाकी जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर द्विध्रुव के कारण जो हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं अक्ष के अनुदिश अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, वो आपका हट चुका है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हट चुका है। और बाकी आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ सारे ये थ्योरीज पूरी हट चुकी है। इनकी तीव्रताओं के बारे में जो हम पढ़ते थे वो भी सारा कुछ हट चुका है। प्रत्यावर्ती अध्याय से आपका शक्ति गुणांक और वॉटहीन धारा भी आपकी हट चुकी है। और 8वें अध्याय से आपका विस्थापन धारा की आवश्यकता। बाकी आपके प्रकाश की अध्याय का मैंने सारा कुछ बता दिया है, पूरा प्रकाश का परावर्तन हट चुका है। और आपका ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश, पोलराइडो का प्रयोग, ये सारा कुछ हट गया है। और जैसे कि मैंने अगले अध्याय में आपको जो है बंधन ऊर्जा के बारे में बताया था, और इसके पहले मैंने आपको बताया है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में आपका ये डेविडसन जर्मर का प्रयोग, ये पूरा हट चुका है जो आपके प्रैक्टिकल में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई, तो आखिरी अध्याय का भी मैंने आपको लगभग बता दिया, जेनर डायोड और इसके बारे में जो डेरिवेशंस और थ्योरीज हुआ करती थी आपका हट करके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में ऐड हुआ है। तो आपको करना तो जरूर है, सारा कुछ डिस्कशन हम कर चुके हैं। बाकी इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेंगे कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से ये एक्सपेरिमेंट्स जो है हटाए जा चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को नहीं करने हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है जेनर डायोड से रिलेटेड। एक ही एक्सपेरिमेंट करना है, पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे जो हटा दिया गया है। और वापस से एक बार फिर इस सेशन के लास्ट में मैं आपको वापस से बताना चाहूंगी, आप लोगों का नया यहां पर जो टाइम टेबल अनाउंस किया जा रहा है, बिग अनाउंसमेंट, जो डाउटनेट साइंस क्लासेस के चैनल पर आप लोगों की लाइव क्लासेस ली जा रही है, आप लोगों को जो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आए जा रहे हैं उसका नया टाइम टेबल आ चुका है, जिसमें रेगुलर क्लासेस आप लोगों की होगी। रेगुलर क्लासेस, ध्यान रखो, रेगुलर, रोज 6 से 9, रोज 6 से 9 आप लोगों को जो है अपना टाइम बुक कर लेना है डाउटनेट साइंस क्लासेस पर। बिल्कुल जो है आंखें टिका के, आपको दिमाग टिका के बैठ जाना है। 6 बजे रोज, सोमवार से लेकर के शनिवार तक के आपके लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस आपकी अंजलि मैम लिया करेंगी। 7 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को इंग्लिश की क्लासेस जो अब तक नहीं हुआ करती थी अब शुरू हो रही है, पूजा मैम लेंगी आपकी, मंडे से लेंगी आपकी क्लासेस। और इसके बाद हम बात करेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को केमिस्ट्री की क्लास पूनम मैम आपके लिया करेंगी। और इसके बाद 8 बजे आपकी इला मैम रोज रेगुलर फिजिक्स की क्लास 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप लोगों के लिए ली जाएंगी लेक्चर्स। और हर संडे को आप लोगों को एक गाइडेंस वीडियो मिलेगा, तो उसको भी आप लोगों को जरूर देखना है, जैसे आज आप लोगों को ये गाइडेंस सेशन मिला है। और इसी के साथ आज इस सेशन को मैं एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बेटा बाय बच्चों।